कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। अच्छा जी, तो आज हमारा चैप्टर नंबर 7 का है, सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 7 केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर। ठीक है। अच्छा, पहले 2 लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा, ज़रा ज़रा जल्दी से जो है वो उसको एक दफ़ा रिवाइज़ करते हैं। नंबर 1 पे हमने ये देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, हमने वोहलर के बारे में पढ़ा कि उसने क्या क्या काम किया, जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज बनते हैं मैंने आपको वो बताए। उसके बाद हमने कुछ सेलिएंट फीचर्स पढ़े, उसके में जितने भी मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस, कैटिनेशन क्या है और जो भी पॉसिबल थे वो हमने डिस्कस किए। उसके बाद हमारा जो थर्ड टॉपिक है आज का वो है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, अच्छा यहाँ पर ना हम नेचुरल सोर्सेज के बारे में सिर्फ बात करेंगे। ठीक है। मतलब इसके अलावा हम जो है वो आर्टिफिशियल सोर्सेज या हम लेबॉर्ट्री सोर्सेज के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर देखिएगा, अगर नेचुरल सोर्सेज के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बाद हम बात करते हैं कोल की, नेचुरल गैस की एंड पेट्रोलियम की। तो बच्चों हमारे सिलेबस में जो है वो सिर्फ ये 3 सोर्सेज हैं और ये तीनों सोर्सेज याद रखिएगा, ये हैं हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है। इनको फॉसिल फ्यूल्स क्यों कहते हैं? इनको हम फॉसिल फ्यूल्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि प्लांट्स एंड एनिमल्स की जब हो जाती है डेथ एंड आफ्टर दैट देयर डिके, उनकी डेथ एंड डिके के बाद, मतलब जब वो हज़ारों करोड़ों साल ज़मीन के नीचे दब जाते हैं और हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, माइक्रोबियल एक्शंस एंड केमिकल चेंजेस कुछ आते हैं, उसके बाद वो जो है वो इन डिफरेंट फॉसिल फ्यूल्स में चेंज हो जाते हैं। उन फॉसिल फ्यूल्स को हम क्या करते हैं, डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए ज़मीन में डिटेक्ट करते हैं, उनको वहाँ से रिमूव करते हैं और फिर बाद में उनसे या तो उनको बराह रास्त यूज़ करते हैं या उनको आगे मतलब डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चेंज करके उनकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके, कुछ की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हम और हज़ारों जो है वो नए कंपाउंड्स बनाते हैं और उसको हम फिर यूज़ करते हैं। ठीक है। तो यहाँ आज जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कोल को डिस्कस करेंगे और नेचुरल गैस और पेट्रोलियम दोनों को हम जो है वो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बच्चों कोयला क्या है, कोल क्या है? कोल को मतलब आम लफ्ज़ों में हम कोयला कहते हैं। ठीक है। अब इसको हम ना फोसिफाइड कार्बन भी कहते हैं। फोसिफाइड कार्बन क्यों कहते हैं बच्चों? आपको पता है कि कोल जो है इज़ द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन एज लाइक दैट ऑफ डायमंड। तो कहते जी, चूँकि जब ये डेथ, प्लांट्स की जब डेथ होती है वो ज़मीन के नीचे दबते जाते हैं, हज़ारों साल के बाद नई नई लेयर्स बनती जाती हैं ज़मीन के ऊपर, और जो नीचे जिनकी डेथ हो चुकी होती है वो बहुत प्रेशर के नीचे दब जाते हैं और फिर वहाँ पे जो चेंजेस आते हैं हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के ऊपर, उसके बाद कार्बन का कंटेंट उसमें इंक्रीज हो रहा है और बाकी चीज़ें 1 बाय 1 वहाँ से ख़त्म हो रही हैं। तो इस वजह से हम उसको क्या कह रहे होते हैं, फोसिफाइड कार्बन। ठीक है। तो कोल क्या है असल में? अ कंबस्टिबल ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है। कंबस्टिबल इस वजह से कहा जाता है क्योंकि कोल को या कोयला को हम जला सकते हैं। अब इसका कलर क्या है? इसका ब्लैक, प्योर ब्लैक कलर है या इसका ब्राउनिश ब्लैक कलर है? ठीक है। इसको सेडिमेंट्री रॉक्स क्यों कहा जाता है? जो सेडिमेंट्री रॉक्स, इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है टाइम गुजरने के बाद ये किसी वक्त में ज़मीन के ऊपर था, लेकिन नई लेयर्स ऊपर आती गई और वो ज़मीन के नीचे यहाँ तक आ गया, काफ़ी ज़्यादा सेडिमेंट्स यानी काफ़ी ज़्यादा लेयर्स के अंदर। ठीक है। और रॉक इस वजह से कहा जाता है क्योंकि उसकी जो एक कंपोजिशन है ना, हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड टाइप में आ जाते हैं, इस वजह से हम उसको सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। ठीक है। आगे हम देखेंगे कि फॉर्मेशन क्या है। तो बच्चों ये बात याद रखिएगा कि वुड से कोल का बन जाना ये कहलाता है कार्बोनाइजेशन, और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये पूछा जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ कोल फ्रॉम वुड और द कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इज कॉल्ड, या कार्बोनाइजेशन इज द कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल और कन्वर्जन ऑफ द कोल इनटू वुड, और अदर कुछ जो है वो ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है? वुड, लकड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ हादसात हो गए या नेचुरल डेथ हो गई प्लांट्स की, इस तरह से जो भी दूसरे जो है वो प्रोसेसेस के ज़रिए जब हमारे प्लांट्स की डेथ होगी तो वो बरीड हो जाएंगे इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। ठीक है।
अब यही नहीं कि वो एक ही वक्त में 7वीं ज़मीन में जाके गिरेंगे, ऐसा नहीं होता, वो स्टेप बाय स्टेप फिर नीचे नीचे वो धंसते जाते हैं। तो कहते हैं कुछ बैक्टीरियल एक्शंस और कुछ केमिकल चेंजेस की वजह से जो वुड है वो पीट में कन्वर्ट होती है। पीट क्या है? पीट समझे आप कि ये कोयला की ही एक किस्म है, लेकिन इंतहाई चीप, इंतहाई घटिया कोयला, इंतहाई सस्ता कोयला, ठीक है, और इंतहाई नाकस कोयला। इसमें सिर्फ 60% कार्बन है। इसको याद रखिएगा, ये MCQ आपका 60। अच्छा, अब हमने अपनी बुक के हिसाब से याद रखना है इसको 60%, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि एग्जैक्ट 60% इसमें जो है वो इसकी परसेंटेज होगी। 60 से कम हो सकती है, 55, 58, 60, 61, 62, मतलब थोड़ी सी ऊपर नीचे इसकी जो है वो परसेंटेज हो सकती है। अच्छा, अब जब पीट बना तो पीट एक भुरभुरा सा, एक ब्राउनिश कलर का जो है वो वुड का मतलब या आप कह लेंगे कोयला की एक जो है वो टाइप है। अब क्या होगा, जब पीट बनेगा तो साथ ही वो थोड़ा सा नीचे भी धंस जाएगा वक्त के गुजरने के साथ साथ। तो वहाँ पर अब प्रेशर भी ज़्यादा है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है, ठीक है। हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर में विद द पैसेज ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब ये नहीं कहते नहीं 500 मिलियन ईयर्स अगो जो वुड 500 मिलियन ईयर्स, ठीक है, तो वुड पीट में जो है वो कन्वर्ट, उसके हज़ारों साल बाद जो वो पीट है वो लिग्नाइट में चेंज होगा। अब बच्चों, ये जो लिग्नाइट है ना, इसमें 70%, 70% कार्बन है। अब ये बात याद रखिएगा कि कोयला कितना बेहतर कोयला है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी है। जब जब कार्बन परसेंटेज बढ़ती जाएगी, इट मीन्स कि कोयला की या कोल की जो प्रॉपर्टी है वो बेटर से बेस्ट होती जाएगी, ठीक है। अब लिग्नाइट में 1000 ईयर्स उसको लगेंगे हाई प्रेशर की मौजूदगी में। लिग्नाइट चेंज होगा बिट्यूमिनस कोल में। अब कहते हैं जी बिट्यूमिनस कोल में कितने परसेंट कार्बन है? राउंड अबाउट 80%, ठीक है, 80% कार्बन है, और ये आपको नज़र आता है ब्राउनिश ब्लैक कलर में, नॉट प्योर ब्लैक, ब्राउनिश ब्लैक, ठीक है। और जूं जूं इसमें कार्बन की परसेंटेज बढ़ती जा रही है, तब तब इसमें इसकी जो हार्डनेस है वो भी इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। उसके बाद कहते हैं जी अंडर हाई प्रेशर ये जो बिट्यूमिनस कोल है ये चेंज हो जाएगा एंथ्रासाइट। और बच्चों, एंथ्रासाइट जो है दैट इज द बेस्ट कोल, ठीक है, और इसमें है हमारे पास 90% कार्बन, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब कहते हैं इनकी ना प्रॉपर्टीज की बेस पे, जैसे पीट है तो पीट को हम इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ द कोल कहते हैं, और इसको हम ना किल्स वगैरह में यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लिग्नाइट की बात करें तो लिग्नाइट हमारे पास बहुत ना सॉफ्ट सा कोल है, और इसको हम ना थर्मल पावर स्टेशंस में लिग्नाइट को एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ करते हैं। बिट्यूमिनस कोल की जब हम बात करते हैं तो ये एक तकरीबन अच्छी क्वालिटी का हमारे पास जो है वो कोल है, और इसको हम घरों में एज अ हाउस होल्ड कोल या हाउस होल्ड फ्यूल के सोर्स पर इसको यूज़ करते हैं। एंथ्रासाइट की बात करते हैं तो मैंने कहा कि ये बेस्ट या सुपीरियर क्वालिटी का हार्ड कोल है, और इसको हम इंडस्ट्रियल लेवल पर एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक हमने क्या किया? यहाँ तक हमने ये किया कि सोर्सेज कौन कौन से हैं, उनको फॉसिल फ्यूल्स क्यों कहते हैं, कोल क्या है, कार्बोनाइजेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कोल क्या है, कोल की टाइप्स कितनी है, उसमें कितनी कितनी परसेंटेज है कार्बन की, और उसके बाद हमने उनके यूजेस देख लिए कि डिफरेंट टाइप ऑफ कोल को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत मज़े की टर्म है ये, ठीक है, इसको समझिएगा ज़रा। कहते हैं जी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है? बच्चों, डिस्ट्रक्टिव का क्या मतलब है? डिस्ट्रक्शन, तबाही, तोड़ फोड़, क्या मतलब है इसका? तोड़ फोड़। डिस्टिलेशन का मतलब होता है सेपरेशन, ठीक है। तो कहते हैं जो हमारे पास कोल है, कोयला है, ठीक है, तो कहते हैं जी इसको मतलब हम क्या इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर सकते हैं? क्या हम इससे कोई नए कंपाउंड्स बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो कैसे बना सकते हैं? तो इस तरीका के लिए कोल को अदर कंपाउंड्स में चेंज करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं दैट इज़ द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है देखें इसको ज़रा। कहते हैं हीटिंग ऑफ कोल एट हाई टेम्परेचर। अब कितना हाई टेम्परेचर? 500 से 1000।
मतलब ये कंपल्सरी नहीं है कि 1000 तक, इसको हम 1500 तक भी लेके जा सकते हैं, इसको 12, इसको 13, 11, लेकिन इसको आपने याद एग्जैक्ट ये वैल्यू इसलिए रखनी होती है क्योंकि ये हमें पूछी जाती है MCQ में, ठीक है। उसके बाद उसने बड़ी मज़े की एक बात की है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर मौजूद नहीं होनी चाहिए। एयर मीन्स यहाँ पर हम लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मौजूद नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ऑक्सीजन मौजूद होगी तो तब हमारे कोयले की हो जाएगी कंबस्चन, हमारा कोल जलेगा और उससे दूसरे कंपाउंड्स बन जाएंगे, ना कि वो जो हम उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, कहते हैं जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की गैर मौजूदगी में, तो फिर हमारे पास उसकी 4 बेसिक जो फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शन मीन्स होता है हिस्से, जो उसके पोर्शंस निकल रहे हैं अलग अलग, कहते हैं उसको हम कोक, कोल तार, कोल गैस, और हम उसको क्या कहते हैं, अमोनिकल लिक्विड, ठीक है। तो बच्चों कोक की या इन सब की जब हम बात करते हैं, कोक की जब हम बात करते हैं ना, तो इसमें 98% क्या है, कार्बन है, ठीक है। कोल तार की जब हम बात करते हैं तो कोल तार में ये मिक्सचर है तकरीबन, आगे उसने लिखा हुआ है ना 217 ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। तो कोल तार में 217 दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, और हम कोल तार के आगे से डिस्टिलेशन करके उन 217 को भी अलग जो है वो कर सकते हैं। कोल गैस की अगर हम बात करें तो कोल गैस जो है वो एक मिक्सचर है हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन, इस तरह से हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है। ये तीनों चीज़ों का मिक्सचर बन के तो क्या बनती है हमारे पास, कोल गैस। जब हम अमोनिया लिक्विड की बात करते हैं तो इसमें हमारा अमोनिया गैस मिक्स्ड है वाटर में, और इसका फार्मूला हम इस तरह से भी लिखते हैं NH4OH, ठीक है। तो ये जो है हमारा इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है। एक दफ़ा फिर समझिएगा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में हमने तोड़ फोड़ करनी है कोयला की हाई टेम्परेचर में और हवा की गैर मौजूदगी में। हवा क्यों गैर मौजूद होनी चाहिए, ताकि हमारा कोयला जल ना जाए, ठीक है, वो एज अ फ्यूल ना इस्तेमाल हो जाए। उसके बाद हम कहते हैं जी कि इसकी जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमारे पास कोक आती है, कोल तार है, कोल गैस है, इनके डिफरेंट जो है वो यूजेस हैं। जैसे कोक जो है इसमें 98% कार्बन है, और इसको जो है हम एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं। इसको हम जो है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं। उसके बाद कोल तार की मैंने बात की तो हमने कहा इसमें 217 दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड हैं, जैसे कि फिनोल हो गया हमारे पास, बेंजीन, टॉलवीन, एनालीन, ठीक है। ये तो सारे कंपाउंड्स इसको हम एज अ डाइज इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं लिख देती हूँ डाइज के तौर, डाइज में वो यूज़ होंगे, वो पेंट्स में यूज़ होंगे, वो वीड किलर्स जिसको हम पेस्टिसाइड्स या हम फंगीसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स वगैरह उसमें जो है वो इस्तेमाल हो जाएंगे। उसके बाद प्लास्टिक में, सिंथेटिक फाइबर में, अदर सब्सटेंसेस के तौर पर, ठीक है। उसके बाद जी हमारा है कोल गैस। तो कोल गैस जो है वो मतलब बर्न होती है, ठीक है, और हाई जो परसेंटेज या हाई अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस करती है। इस वजह से इसको बेसिकली हम जो है वो कोल गैस को एज अ फ्यूल ही यूज़ करते हैं। जब हम अमोनिया लिक्विड की बात करते हैं तो इसमें चूँकि अमोनिया मौजूद है तो इसको हम अमोनियम फर्टिलाइजर जैसे कि अमोनियम सल्फेट वगैरह इसकी फॉर्मेशन के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोयला बजाते खुद अगर एक छोटा, मतलब हम समझेंगे इसको कि सिर्फ एज अ फ्यूल ही यूज़ करेंगे तो वो बात गलत है। इससे हम आगे हज़ारों या कम से कम काफ़ी ज़्यादा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो निकाल सकते हैं और इसको अदर पर्पजेज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूजेस ऑफ कोल। कोल को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो बच्चों जब हम देखते हैं ना कि पाकिस्तान में इसके कितने रिजर्वायर्स हैं, तो ये हमारे पास MCQ है कि 184 बिलियन टन्स जो है वो हम इसको पाकिस्तान में इसके रिजर्वायर्स मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है कोल का तकरीबन जो 80% जो कोल है उसको हम बेकिंग ऑफ ब्रिक्स में यूज़ करते हैं, ठीक है, ईंटें पकाने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग है उसका काफ़ी ज़्यादा पोर्शन एज अ हाउस होल्ड फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं जी डेवलपमेंट ऑफ कोल की बात करते हैं तो KPK की बात कर लें, हम पंजाब की बात कर लें,
हम जो है वो बलूचिस्तान की बात कर लें, हम इसमें मतलब जितने भी दूसरे रीजन्स हैं ना पाकिस्तान में, वो सारे क्या कर रहे हैं, वो कोल की डेवलपमेंट लाइक कोल को सर्च आउट करने पे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, ताकि जितना मैक्सिमम हो सके वो कोल के ज़खायर को डिस्कवर कर सकें और इसको एज अ फ्यूल यूज़ कर सकें इंडस्ट्रीज़ में, पावर प्लांट्स में, उसके अलावा हाउस होल्ड में एज अ फ्यूल के तौर पर, या इस तरह से जितने भी पॉसिबल वेज हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब हम देखेंगे कि इसमें से पॉसिबल क्वेश्चंस कितने बनते हैं। तो पॉसिबल क्वेश्चंस ये है कि व्हाट इज़ कोल, व्हाट इज़ कार्बोनाइजेशन, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल, उसकी परसेंटेज बताएं कार्बन की, उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, पेट्रोलियम जब पढ़ेंगे तो। उसके बाद डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है, फ्रैक्शंस बताएं कोल की, ये मैंने 4 फ्रैक्शंस इधर लिखी। उसके बाद यूजेस ऑफ कोल क्या है, तो यहाँ पर हमने उसके 2 यूजेस पढ़े। ठीक है, अच्छा बच्चों, हमारा आज जो है वो चैप्टर 7 का 3rd टॉपिक भी माशाल्लाह से कंप्लीट हो गया। आपको जहाँ पर समझ नहीं आएगी या यहाँ जहाँ पर भी आपको जो है वो कोई क्वेश्चन माइंड में आ रहा है इसके अलावा, तो वो काइंडली ज़रूर पूछिएगा और मैं इंशाल्लाह उस पूरी कोशिश करूँगी कि उसको जल्द अज जल्द ज़रूर आंसर कर सकूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।